हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम बीपीएससी का टीजीटी का पेपर देखेंगे जो 10 दिसंबर को हुआ है और 6 to 8 सीरीज इसकी एक है, मतलब ए सीरीज़ का ये पेपर है। और इतने जितने भी इसके आंसर हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही इसके आंसर सॉल्व किया जाएगा पेपर। तो सभी से निवेदन है कि आप जितना आपका स्कोर हो उसे ज़रूर मेंशन करें कमेंट के माध्यम से। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर दिया करें। और चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है। यहाँ पहले जो 30 प्रश्न हैं वो लैंग्वेज के हैं, उसके बाद जनरल सोशल स्टडी है और उसके बाद आता है सब्जेक्ट वाइज यानी कि हिंदी। तो हम हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे मूल रूप से। यहाँ देखेंगे इंग्लिश के कुछ 8 प्रश्न हैं उनको। पहला प्रश्न है ब्यूटीफुल इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। आंसर इसका हो जाएगा सी सही। आंसर बताऊंगी जल्दी जल्दी, ठीक है। ऑप्शन नहीं बताऊंगी, सिर्फ आंसर बताऊंगी तो आप लोग मिला सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा सी सही, फर्स्ट का एन। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर है राजन इज ए सेलेक्टेड एज MBBS डॉक्टर। आंसर इसका हो जाएगा सी सही, एन सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर थर्ड। प्रश्न है विच इज़ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ ए ग्रोसरी स्टोर। तो यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर नहीं मिलता है, वो लेदर नहीं मिलता है और सारी चीज़ें ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाती हैं दोनों ही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है विच ऑफ ए फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्टिनेंट। तो इसमें जो कॉन्टिनेंट नहीं है वो है अरब। अरब एक सागर है, समुद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही, थर्ड का सी सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे, फोर्थ का है अरब। फिफ्थ वाला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है इफ इज ए मे देन ए प्रोविजन मंथ वास। तो आंसर इसका हो जाएगा अप्रैल, ए सही, अप्रैल। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर है 6। प्रश्न है स्पायरिंग कम बिफोर। ऑप्शन आंसर है इसका, आंसर ही सिर्फ बताऊंगी। आंसर इसका हो जाएगा 6 का ई सही, नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इसका ई सही। प्रश्न नंबर देखेंगे 7। व्हाट इज ए कैल्ड फादर ऑफ ए अवर मंथ। तो आंसर इसका हो जाएगा 7 का सी सही, मैटरनल ग्रैंडफादर। आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर लास्ट और 8 है इंग्लिश का। प्रश्न है सिस्टर्स डॉटर इज कैल्ड एस। तो आंसर इसका होगा वो हो जाएगा ए सही, नाइन्स। इस प्रकार से ये इंग्लिश के 8 प्रश्न हैं। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी वाले प्रश्नों को। हिंदी वाला पहला प्रश्न है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से निर्मित है यानी कि बनी है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं भास है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन आयोग शायद इसको मान रहा है सी सही। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आंसर इसका मेरे हिसाब से होगा ई सही। आयोग इसको सी मान रहा है। भास शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता है, भास ऐसे लिखा जाता है और इसमें हलंत नहीं लगा है, तो इसीलिए थोड़ा सा डाउट है। और मान इसे भी मान सकते हैं, लेकिन जो सही शब्द है वो इसमें हलंत लग के ही सही बनेगा, तो इसीलिए ये ई हो जाएगा और आयोग से सी मान रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है। हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा है। ईशान लाल खां, ग्रेशन, चंद्रधर गुलेरी और हैं उपयुक्त में से। आंसर हो जाएगा इसका सी सही। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही हिंदी को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो वो स्वयंभू माने जाते हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है। तो ये सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। प्रश्न नंबर 12 का बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 13। प्रश्न नंबर देखेंगे 13। प्रश्न है हिंदी भाषा का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हिंदी भाषा का इतिहास जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है, प्रमुख पुस्तक है हिंदी भाषा का इतिहास। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए सही। धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा ये प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो ये सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है पश्चिमी हिंदी की। आंसर इसका सी सही हो जाएगा, सौरसैनी।
शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 15, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका पहला ही सही, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखित ये महत्वपूर्ण महाकाव्य है। तो आंसर इसका हो जाएगा प्रिय प्रवास। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16, प्रश्न है हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाओं की संख्या है। हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा इसका बी सही, यानी कि 5 भाषाएं हैं। अपभ्रंश का जो हमने देखा है उसका विभाजन, तो उसमें हमें सारी चीज़ मिल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी 5। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उपयुक्त वाक्य में बूंद बूंद क्या है? आंसर हो जाएगा इसका क्रिया विशेषण बूंद बूंद। आंसर ए सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण है इसमें। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, मैथिली, भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं प्रमुख। आंसर हो जाएगा इसका सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है मैथिली बोली के कवि हैं, मैथिली के कौन हैं? और अब अमीर खुसरो खड़ी बोली के हैं, नंददास ब्रज भाषा के हैं। तो आंसर हो जाएगा ए सही, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है पदावली। पदावली के नाम से ही इनको मैथिली कोकिल नाम दिया गया है, उपनाम दिया गया है, क्योंकि ये पदावली मैथिली भाषा में लिखी है। तो आंसर हो जाएगा ए सही, विद्यापति। आंसर देखेंगे प्रश्न देखेंगे 20। प्रश्न है अवधि लोकप्रिय महाकाव्य है। अवधि का कौन सा लोकप्रिय महाकाव्य है? तो हम सभी लोग जानते हैं अवधि का कौन सा लोकप्रिय महाकाव्य है। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा ये प्रमुख लिखा हुआ महाकाव्य है। तुलसीदास के द्वारा प्रमुख महाकाव्य लिखा हुआ है, 7 खंडों में ये विभाजित है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 21। प्रश्न है य घ थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो हम सभी लोग जानते हैं महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। महाप्राण किसी भी वर्ग के दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण ध्वनियों में आता है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा डी सही। आंसर होगा इसका डी सही, दोनों ही हैं। ए और बी दोनों ही सही हैं, दोनों ही महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 22। प्रश्न है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है। आंसर इसमें होगा स्वर के बाद आने वाली, बी सही है। आंसर इसका बी सही हो जाएगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ ही अनुस्वार ध्वनियों को कहा जाता है। आंसर बी सही होगा इसका। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न है ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है? राल हुआ है, आल हुआ है, अल हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी से, आंसर हो जाएगा इसका बी सही, आल। ससुराल लिखा होता है ससुर, फिर आल प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में और बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। आंसर आ जाएगा हमारा ए सही, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पहला पद जो होता है वो अंतिम पद प्रधान होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? पार्स है और फलदान है, तिलक है। आंसर इसका हो जाएगा 25 का कोई नहीं। मेरे हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए कोई भी नहीं, लेकिन आयोग इसको ए शब्द मान रहा है, तो आप लोग इस पर स्टार लगा सकते हैं। आयोग के अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी नहीं है, और आयोग इसको मान रहा है पार्स। ए सही, आंसर ए सही है। तो दोनों आप देख लेंगे कौन सही है, ऑथेंटिक क्या है, आयोग गलत कर रहा है या फिर। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कड़ चिन्ह और तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी हैं? कड़, चिन्ह और शून्य। ऑप्शन है पतंग है, भाव है, भेद है। आंसर इसका जो हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का हो जाएगा कोई नहीं है इनमें से। आंसर ई सही होगा, आंसर इसका ई सही होगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26 का 27। प्रश्न नंबर देखेंगे 27 नीचे ही है। प्रश्न नंबर है 27। हिंदी में स्वर ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? हिंदी में ह्रस्व स्वर और मूल स्वर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, तो इसमें ह्रस्व स्वर बताना है। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अ और ई दोनों ही ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28।
प्रश्न नंबर है 28, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? खा और घा। और आंसर इसका हो जाएगा ए सही। खा और घा दोनों ही महाप्राण व्यंजन हैं। इसके बाद हम देखें प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है हिंदी के ओष्ठ व्यंजन हैं। हिंदी के ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो जा और झा कंठस्थ व्यंजन है, ट ठ मूर्धन्य व्यंजन है, दा और धा। आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा ई सही। इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ई सही। इसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे लास्ट और 30 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा सी सही। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया हिंदी भाषा को। आंसर हो जाएगा इसका सी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 70 के बाद वाले हिंदी वाले प्रश्नों को। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 3 हिंदी सब्जेक्ट का, और इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ 71 से 80 तक के क्वेश्चन हैं, तो देख लेते हैं। पैरा हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आंसर बताएंगे, तो आप लोग मिलान करेंगे। प्रश्न है कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत है, विश्व है, पूरा विश्व है। आंसर हो जाएगा सी सही। पूरा विश्व ही परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आंसर इसका होगा सी सही। आंसर बिल्कुल आयोग के ऑथेंटिक आंसर की के आधार पर ही इसमें लगाए गए हैं। इसके बाद है 71 के बाद प्रश्न नंबर है 72। प्रश्न नंबर है 72, परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? ऑप्शन है ज्ञान, कला है, विज्ञान है और है ज्ञान। तो आंसर होगा इसका सी सही। ज्ञान है, ज्ञान परिदृश्य है परिवर्तन का। इसके बाद हम देखेंगे 73 प्रश्न नंबर, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? आंसर इसका है 73 का बी सही हो जाएगा। बिग डाटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये आंसर इसका बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 74, मशीनें किसके एवरेज में काम करने लगी हैं? किसके एवरेज में काम करती हैं मशीनें? आंसर हो जाएगा इसका 74 का आंसर है बी सही। अनुकुशल कामगार के अनुशीलन में काम करने लगी हैं मशीनें एवरेज में। तो आंसर हो जाएगा अनुकुशल कामगार, बी सही। प्रश्न देखेंगे 75, कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? आंसर हो जाएगा इसका 75 का डी सही। एक से अधिक हैं। डेटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, गणित है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी सही। एक से अधिक इसमें राइट आंसर है। सभी में ज़रूरत लगभग पड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 76 का, हमें नए रास्ते खोजने होंगे। आंसर इसका होगा 76 का बी सही। ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि के लिए नए सोर्स, हमें नए रास्ते खोजने होंगे। तो किसके लिए? भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए, पानी के लिए, स्वच्छता के लिए, सभी के लिए हमें खोजना है। आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 77, नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? आंसर होगा इसका 77 का डी सही। एक से अधिक डी सही आंसर इसका। जीव विज्ञान और रसायन, भौतिक विज्ञान और कृषि, तो सभी में है। आंसर हो जाएगा एक से अधिक, डी सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 78, महामारी रोकने के लिए आवश्यक है रोग प्रबंधन, संक्रमण रोग प्रबंधन, टीकों का विकास, चिकित्सा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। आंसर इसका हो जाएगा 77 का डी सही, 78 का बी सही होगा। संक्रमण रोग प्रबंधन और टीका का विकास, आंसर हो जाएगा बी सही। संक्रमण रोग प्रबंधन व टीका का विकास महामारी के लिए ज़रूरी है। इसके बाद देखेंगे 79, भारत कैसा देश बनने की दशा में अग्रसर है? तो विकसित देश बनने की दशा में अग्रसर है भारत। आंसर इसका हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक नए की ओर अग्रसर है, कौन अग्रसर है? तो आंसर इसका हो जाएगा 80 का भारत अग्रसर है एक नई दिशा की अर्थव्यवस्था की ओर। आंसर हो जाएगा ए सही। 81 से देखेंगे प्रश्न नंबर, ये दूसरा पैरा आया है, इसमें पैरा को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर देंगे। पैरा आप खुद पढ़ के समझ जाएंगे। और बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य क्या था?
81 है, आंसर हो जाएगा इसका 81 का सी सही। साहित्य सत्य साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति, आंसर होगा सी सही, सत्य साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 82। प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने किस लेख में गोरों को विरोध कब किया था? आंसर इसका हो जाएगा 82 का, वो होगा ए सही, जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या की गई थी, उस टाइम इन्होंने गोरों का विरोध किया था। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 83। जनगण मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण क्या था? राष्ट्रगान क्यों बना जनगण मन? कुछ और भी तो बन सकता था। इसके बाद हम देखेंगे 83 का प्रश्न नंबर, आंसर हो जाएगा इसका बी सही। इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति थी, इसीलिए इसे सेलेक्ट किया गया राष्ट्रीय गान के लिए, क्योंकि इस कविता में देशभक्ति की सच्ची अनुभूति मिलती थी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 84। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया था, तो दोबारा से पुनः प्रकाशन किया था, इसका आंसर हो जाएगा 84 का ए सही। 1901 में किया था, आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा 85 का सी सही। मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने, ये उनके साहित्य का उद्देश्य था रविन्द्रनाथ टैगोर के, आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर है 86। किसी मिट्टी से देह बनी है, और आंसर होगा इसका 86 का, वो हो जाएगा बी सही, भारत की मिट्टी, आंसर होगा बी सही, भारत की मिट्टी से देह बनी है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 87 को, किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है? तो निर्मल जल भारत की नदी का जल या फिर है गंगा जल, तो आंसर हो जाएगा सी सही, गंगा का जल पीने से निर्मल मन हो जाता है। आंसर होगा इसका 88 का, किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है? ऑप्शन है, आंसर होगा 88 का सी सही, सरस्वती माँ, सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 89। किसी भी काम को करते समय किसकी उपासना की बात कही गई है? गंगा की, सावित्री माता की, भारत माता की, आंसर हो जाएगा बी सही, सावित्री माता की बात कही गई है। पैराग्राफ आप जरूर पढ़ें, उसके बाद ही आंसर करें। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 90। प्रश्न है लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? भारत माता की, गंगा की, सरस्वती माता की, तो आंसर हो जाएगा 90 का ए सही, भारत माता की। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर होगा 91। प्रश्न है प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? यहाँ पर बताना है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद कुल 6 भेद होते हैं, वैसे तो देखा जाए तो आंसर हो जाएगा सी सही 6। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 92। सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है? लिंग से, वचन से, कारक से, और आंसर हो जाएगा इसका 92 का, वो होगा ए सही, लिंग, वचन और कारक। जो इसका रूपांतर किया जाता है लिंग, वचन और कारक के आधार पर किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर, विशेषण के भेद के वर्गीकरण का आधार क्या है? विशेषण के भेद के वर्गीकरण का आधार क्या है? 93 प्रश्न नंबर है। प्रश्न नंबर देखेंगे 93 का, आंसर हो जाएगा बी सही, गुण, संख्या और परिमाण, आंसर होगा बी सही, गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। प्रश्न देखेंगे 94। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में 8 प्रकार के कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, आंसर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 95। को के लिए का कारक चिन्ह है, तो संप्रदान कारक चिन्ह बनता है को के लिए, आंसर हो जाएगा सी सही, संप्रदान कारक। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 90, प्रश्न नंबर होगा यहाँ 95, 96। प्रश्न नंबर देखेंगे 96। जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने के लिए शब्द रूप
को कहते हैं, क्या कहेंगे जिसको कुछ दिया जाता है। उसके बाद है अपादान कारक है, अधिकरण है, संप्रदान कारक है। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है, कोई भी नहीं। आंसर जो होगा 96 का सी सही हो जाएगा, संप्रदान कारक, सी सही संप्रदान कारक। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 97 का, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 97 का, वो हो जाएगा बी सही, काल कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 98, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यह किस काल का उदाहरण है, भविष्यत काल का, भूतकाल का, वर्तमान काल का। तो आंसर हमें देखने से ही पता चल रहा है, आंसर हो जाएगा ए सही। भविष्यत काल की बात हो रही है कि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी कि भविष्यत काल का इसमें उल्लेख हो रहा है। प्रश्न देखेंगे 99 का, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं, बहुब्रीहि कर्मधारय समास। तो आंसर हो जाएगा, किसी तीसरे का उल्लेख होता है तो वो बहुब्रीहि समास में होता है। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 100। प्रश्न देखेंगे 100। प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जहां तक है गुण संधि जो होती है वो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, महोत्सव। महोत्सव में गुण संधि होती है। इसके बाद हम आंसर देखेंगे, वो क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। प्रश्न नंबर है 101 और आंसर क्वेश्चन है, आ के बाद ए हो तो ए और आ के बाद ओ और ओ हो तो औ होगा। यह परिवर्तन किस संधि में होता है। तो हम समझ सकते हैं आ और ए के औ और ओ किस संधि में होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, वृद्धि संधि का उल्लेख होता है इसमें। आंसर होगा वृद्धि संधि। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 102। प्रश्न है, सौजन्यता, उज्ज्वलता, भ्रातगण और उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है। इनका हमें बताना शुद्ध रूप कौन से सही रूप में लिखे हुए हैं। आंसर हो जाएगा 2 का सी सही, 2 का आंसर होगा सी सही। सौजन्य सी सही, सौजन्य, उज्ज्वल, भ्रातगण, उपरोक्त, ये वाला जो कॉलम है बिल्कुल सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे 103। प्रश्न है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। युक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। आंसर होगा इसका 3 का सी सही, मैं अपनी बात। आंसर हो जाएगा सी सही, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। आंसर होगा सी सही। प्रश्न देखेंगे 4। निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। रजनीचर, भुजंग, उरग। आंसर हो जाएगा इसका ए सही। रजनीचर निशाचर बोलते हैं राक्षसों को, रात में चलने वालों को। तो ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग और उरग दोनों ही सर्प के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 105। तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का क्या लिंग है। तो तुम्हारी जेब खाली है, आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर है 6। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, यानी कि स्त्रीलिंग। जेब खाली है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। इसके बाद हम देखें प्रश्न नंबर 6। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है। सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। आंसर हो जाएगा इसका सी सही, अकर्मक क्रिया का बोध होता है। आंसर होगा अकर्मक क्रिया, सी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। उस वाक्य को क्या कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी। तो आंसर होगा इसका 6 का, आंसर हो जाएगा 6 का नहीं 7 का, कृतवाच्य, यानी कि ए सही है आंसर। 7 का आंसर हो जाएगा ए सही, कृतवाच्य। कृतवाच्य क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। 108। आकर्षण का विपरीतार्थ क्या होगा। आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, संकरण हो जाएगा या फिर कर्षण हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका 108 का, वो देखेंगे सी सही, विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण का जो विलोम है विकर्षण हो जाएगा। आंसर देखेंगे वो प्रश्न देखेंगे 109। यदि आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, आदि से अंत तक अगर हमें किसी चीज़ का बोध करना पड़े तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं। अधांत बोलते हैं, अधतन बोलते हैं, अधो उपरांत बोलते हैं,
अधोपांत बोलते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 109 का, वो होगा डी सही। आंसर होगा डी का, डी सही 9 का, एक से अधिक। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं ऐसे शब्दों को। आंसर बी सही है, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 111 इनमें से कौन सा व्याकरणाचार्य नहीं है? पाणिनि, पतंजलि, रामविलास शर्मा। आंसर हो जाएगा सी सही, रामविलास शर्मा नहीं है। रामविलास एक आलोचक हैं हिंदी साहित्य के। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। 12 का है आंसर देखें निम्नलिखित में से कौन सही है, सही बताना है। आंसर इसका हो जाएगा ए सही। दो वर्डों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं। आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा ए। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 13। ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से। इसके बाद हम आंसर देखेंगे इसका 113 का। आंसर हो जाएगा बी सही, कर्ता कारक, बी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14। उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? उच्च, उत, उच्च। आंसर हो जाएगा इसका 14 का, वो होगा उत उपसर्ग, बी सही है। उत इसमें हलंत लगा है वो वाला सही है, आंसर बी सही होगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। 15 है किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, विधेय कहते हैं, पदवद कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 15 का बी। आंसर हो जाएगा 15 का ए सही, उद्देश्य कहा जाता है। इसके बाद हम देखें प्रश्न नंबर 16। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्ययों के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है, पदवाचक बनता है, संज्ञा बनती है, विशेषणवाचक। आंसर हो जाएगा 16 का, वो होगा ए सही, भाववाचक संज्ञा प्रदर्शित होती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, किसमें? समास में, संधि में, उपसर्ग में। तो आंसर हो जाएगा इसका 17 का आंसर हम देखेंगे बी सही है, संधि हो जाता है। दो शब्द मिलके हम एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम संधि मानते हैं। आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18। 118 ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण संकर कहते हैं, तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, तद्भव कहा जाता है ऐसे शब्दों को। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 119। प्रश्न है कर्मधारय समास का उदाहरण है वाग्योध है, त्रिलोक है, परमेश्वर है। आंसर हो जाएगा 19 का, आंसर हो जाएगा सी सही, परमेश्वर। आंसर होगा सी सही, परमेश्वर। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर, ठीक है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? आंसर हो जाएगा 20 का, वो होगा बी सही, यानी कि 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं, आप लोग पढ़ लेना, व्याकरण में सब है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21 को। प्रश्न नंबर है जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं, मिश्रित या संयुक्त वाक्य। तो आंसर हो जाएगा 121 का, वो हो जाएगा सी सही, संयुक्त वाक्य कहा जाता है जहां पर एक से अधिक वाक्य प्रयोग होते हैं जिस पैरा में। इसके बाद ये चिन्ह दिया हुआ है, विराम चिन्ह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इस विराम चिन्ह को अर्ध विराम कहते हैं। इसका कॉलम थोड़ा सा हट गया है ऐसे करके, और जो चिन्ह है वो है ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसको हम अर्धविराम कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी सही, अर्धविराम। प्रश्न हम देखेंगे 23। अंधे के आगे रोएं, अपने नैना खोएं। अभिप्राय है मूर्ख से कहना अपनी बात सुनने वाला नहीं है, अयोग्य से कहना। तो आंसर इसका हो जाएगा 23 का, वो होगा सी सही, अयोग्य से अपनी बात को कहना ऐसा ही होता है जैसे अंधे के आगे रोना, अपने नैना खोना। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 24। बीती बातों की याद दिलाने में कौन सा मुहावरा होता है? बीती बातों को याद दिलाने के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा इसका गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, भी सही है इसका, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, आंसर भी सही होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 125। वर्ड और अर्थ के मेल से बनते हैं वाक्य, शब्द या फिर पद बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका 25 का हो जाएगा बी सही, शब्द बनता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 126। य र ल व किस प्रकार की ध्वनियां हैं? तो ये आंसर होगा बी सही, अंतस्थ ध्वनियों में आते हैं। प्रश्न देखेंगे 27, 127 का। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 127 का ए सही,
यह नहीं है, बाकी नासिक की ध्वनियाँ दोनों ही हैं। ना और ड़ा दोनों नासिक ध्वनियों में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28 का, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो आंसर इसमें उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर है 28, आंसर होगा इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का उल्लेख हुआ है और व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 129, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमित बुलाए। आंसर इसमें कौन सा अलंकार पूछा है? तो आंसर हो जाएगा इसका 129 का अलंकार है सी सही, यमक अलंकार। सी सही है आंसर इसका, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुदित महीपत मंदिर आए। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 30, प्रश्न है लघु और गुरु किसके अंग हैं? रस के हैं, अलंकार के, या फिर है छंद के? तो आंसर सी हो जाएगा, छंद के प्रमुख ये अंग हैं। ये मात्राओं के द्वारा इसे अंकित किया जाता है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। प्रश्न नंबर है 131, छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक और शाब्दिक। 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वैदिक, मात्रिक और वैदिक 2 प्रकार के छंद होते हैं हमारे साहित्य में। तो आंसर ए सही हो जाएगा 31 का। आंसर देखेंगे 132 का, प्रश्न है जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठ भाषा कहते हैं, विभाषा, उपभाषा कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। आंसर इसका हो जाएगा 132 का आंसर होगा बी सही, विभाषा। विभाषा या उपभाषा के नाम से इसे जानते हैं। आंसर होगा बी सही 132 का। प्रश्न देखेंगे 133 का, सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उल्लेख होता है? तो अधिसूचना का उल्लेख होता है। आंसर इसका सी होगा, अधिसूचना। इसके बाद हम देखेंगे संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता इन किसके गुण हैं? भावप्लव और संक्षेपण, सारांश। आंसर हो जाएगा 34 का, 134 का बी सही, संक्षेपण। संक्षेपण बी सही है इसका। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 135, असमंजस में मन उलझने के लिए एक शब्द है, वितर्क, कर्तव्यशील होना, कर्तव्यनिष्ठ होना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना। तो आंसर इसका हो जाएगा सी सही, किम कर्तव्य विमूढ़ होना ही इसका अर्थ है। आंसर होगा सी सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 136 का, इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं? तो चरपट हैं, नरपति नाल हैं और नागार्जुन हैं। आंसर हो जाएगा 136 का, वो होगा प्रश्न नंबर है 138 का, आंसर हो जाएगा ए सही। 138 का आंसर होगा ए सही, 2 4 1 3। 139 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 139 का आंसर हो जाएगा बी सही, 3 1 4 2, बी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 140 का, 40 का है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया है, तो गद्यकाल कहा है इन्होंने। आंसर सी सही होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 141, इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा सी सही, गणेश शंकर विद्यार्थी। आंसर होगा सी सही, गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। फिर एक मिलान करना है, शिव सिंह सहरोल वर्नाक्यूलर लिटरेचर, सरोज ये है, इसका आंसर हो जाएगा 140 का, 140 नहीं 142 का जो आंसर होगा वो होगा बी सही, 4 3 1 2। शिव सिंह सरोज सेंगर के द्वारा लिखी गई है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर ये ग्रेशन ने लिखा है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। मिश्रबंधु विनोद मिश्र बंधुओं का है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी सही। आंसर प्रश्न देखेंगे 143 को, 143 प्रश्न नंबर देखेंगे 143। प्रश्न है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो यथा शक्ति अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास राज देशभक्त और बहुब्रीहि समास पीताम्बर, द्वंद्व समास हाथापाई। इस प्रकार से हम मिलान करेंगे। आंसर हो जाएगा इसका 143 का आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। आंसर हो जाएगा, मिलान कर सकते हैं आप लोग, 2 4 1 3, यानी कि सी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44 का,
अंग्रेजी के निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों को उनके हिंदी रूपांतर के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 43 का, वो होगा 44 का, सॉरी आंसर हो जाएगा 44 का सी सही, 3 4 2 1। देख लेंगे, सी सही है, 3 4 2 1। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 145 को, यह भी मिलान करना है। इसका आंसर देखेंगे आप लोग, 45 का देखेंगे, 2 4 3 1, 2 4 3 1, आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 146 को, यहाँ भी मिलान करना है। प्रश्न नंबर 146 का देखेंगे, आंसर होगा इसका ए सही, 2 4 1 3। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी सही, जहां अनेकार्थ शब्द, बी सही है 47 का, जहां अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 138, नील प्रधान बीज कुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, जहां ज्यों खिला हो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, आंसर होगा इसका बी सही, उत्प्रेक्षा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 149 का, ए सही है, द्रुत विलंबित संध। लास्ट का प्रश्न है, आंसर हो जाएगा इसका ए सही, विभाव। ए सही है, विभाव के भाव के उद्भव का कारण है, आंसर होगा ए सही।